हेलो दोस्तों, वेलकम टू बोधियागा स्टडी। आपका बोधियागा स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। तो अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर देंगे ज़रूर। बेल आइकन प्रेस कर देंगे ताकि प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं साइंस का न्यूमेरिकल में, जो कि रेलवे ग्रुप डी के लिए स्पेशल है। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं न्यूमेरिकल में। आज का हम लोगों का टॉपिक है प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष से आप बताएंगे कि प्रकाश वर्ष से क्या मापा जाता है। प्रकाश वर्ष से क्या मापा जाता है? तो दूरी मापने की इकाई है। क्या है प्रकाश वर्ष? या इंग्लिश में इसे लाइट ईयर कहते हैं। तो प्रकाश वर्ष लाइट ईयर प्रकाश वर्ष लाइट ईयर दूरी मापने की इकाई है। क्या है? तो दूरी मापने की इकाई है। अच्छा बताएंगे, एक प्रकाश वर्ष में कितना किलोमीटर मीटर प्रति सेकंड मीटर होता है? तो आप यहाँ देखेंगे और ध्यान से इसे सुनते जाएंगे। तो एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9 दशमलव यानी 9 × 4 6 × 10⁻15 मीटर। तो 9.46 गुना 10⁻9 फिर से लिख देते हैं यहाँ 9.46 9.46 गुना 10⁻15 मीटर। अगर आप इसे किलोमीटर में ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो 9 × 9.46 गुना 10⁻12 किलोमीटर। तो आप यहाँ ध्यान रख लेंगे। प्रकाश वर्ष लाइट ईयर क्या है? दूरी मापने की इकाई है। एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है? 9.46 9.46 × 10⁻15 मीटर, या फिर 9.46 × 10⁻12 किलोमीटर। तो आप यहाँ तक जान चुके होंगे। चलिए तो आगे बढ़ जाते हैं। अगर आपका यहाँ याद ना हो तो आप यहाँ देख सकते हैं, एक प्रकाश वर्ष को ऐसे लिख सकते हैं क्या? ऐसे। तो देखिए यहाँ बन चुका है आपका, हम यहाँ दिखा देते हैं। यहाँ लग रहा है कि वह जो है 9 जैसा लग रहा है। यहाँ बीच में पॉइंट दे दीजिए। और यहाँ वर्ष में लग रहा है कि 4 है, तो 4 6 बैठा देंगे 10⁻15 मीटर। आप यहाँ ट्रिक से थोड़ा सा याद कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। दूरी मापने की अगर पूछ दे दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या है? तो पारसेक। दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या है? पारसेक। अब यहाँ बताएंगे एक पारसेक बराबर क्या होता है। तो एक पारसेक बराबर होता है 3.26 गुना 10⁻16 मीटर। अगर एक पारसेक या फिर एक पारसेक बराबर प्रकाश वर्ष में अगर आप लाना चाहते हैं तो 3.26 प्रकाश वर्ष। तो दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई कौन है? पारसेक। एक पारसेक बराबर क्या होता है? तो 3.26 × 10⁻16 मीटर। या फिर आप प्रकाश वर्ष में डाइवर्ट करना चाहते हैं तो एक पारसेक बराबर 3.26 प्रकाश वर्ष। ठीक है। चलिए अब इससे आपका एक नोमेरिकल पे अब आ जाते हैं। यहाँ प्रश्न है, किसी क्षुद्र ग्रह यानी एस्टेरॉयड की दूरी पृथ्वी से 400 प्रकाश वर्ष है तो वह कितना किलोमीटर पर है? किसी क्षुद्र ग्रह की दूरी किसी एस्टेरॉयड की
किसी एस्टेरॉयड की दूरी पृथ्वी से 400 प्रकाश वर्ष दूर है तो वह कितना किलोमीटर पर स्थित है। तो आप यहाँ फॉर्मूला लगा देंगे। आपका यहाँ फॉर्मूला हो जाता है 9.46 इंटू 10 के पावर 12 किलोमीटर। मीटर में तो आपको बताए थे, मीटर में कितना होता है 9.46 इंटू 10 के पावर 15 मीटर। और अगर किलोमीटर में ट्रांसफ़र करना चाहें तो 9.42 इंटू 10 के पावर 12 किलोमीटर। ठीक है। अब यहाँ गुना कर देंगे। यहाँ 400 से पहले 4 से ही गुना कर लेते हैं, क्योंकि 400 200 100 से गुना करना आसान होता है। तो हो जाएगा 6 चौका 24, 4 चौका 16, 2 18, हाथ में 1, 9 चौका 36, 1 37। कितना अंक के बाद दशमलव है? तो एक अंक के बाद दशमलव है तो 3.78, 3.78। यहाँ पे आपका डबल जीरो बैठा देते हैं। ठीक है, 3.78 इंटू 10 के पावर 15, 10 के पावर 15 किलोमीटर। ठीक है, तो आप यहाँ से ध्यान रख लेंगे। अब पूछेंगे आप कि यहाँ हमने आपको लिखा है फॉर्मूला में 10 के पावर 12 और यहाँ 10 के पावर 15 कहाँ से आया? तो आपको पता होना चाहिए कि यहाँ ये हमने क्या किया है, डबल जीरो 3 जीरो जो है, एक यहाँ 2 जीरो, एक और 3 जीरो को 1000 क्यूब कर दिए तो 3 बढ़ गया, तो 10 के पावर 12 से 15। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं। आगे बात करते हैं, अगर कोई आकाशीय पिंड 2000 प्रकाश वर्ष दूर है। अगर कोई आकाशीय पिंड जो है, तो नेक्स्ट प्रश्न है, अगर कोई आकाशीय पिंड पृथ्वी से 2000 प्रकाश वर्ष की दूरी पर है तो पृथ्वी से कितना पारसेक दूरी पे है? आपको यहाँ पारसेक में पूछा है। तो आपको हमने अभी ऊपर में बताया था कि एक पारसेक बराबर कितना होता है? तो एक पारसेक बराबर 3.26 प्रकाश वर्ष होता है। 26 प्रकाश वर्ष होता है। ठीक है, यहाँ आप गाइड करेंगे। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, अब इसे सॉल्व करते हैं। तो आपको यहाँ 1 पारसेक बराबर कितना होता है? 3.26 प्रकाश वर्ष। तो एक पारसेक एक बराबर, जैसे आप बच्चे में बनाते थे, तो एक बराबर 1/3 इंटू 26 प्रकाश वर्ष। तो इसलिए 2000 प्रकाश वर्ष, इसलिए 2000 प्रकाश वर्ष। ठीक है, तो 2000 गुना 1/3.26। अब यहाँ पॉइंट से हम क्या करेंगे, यहाँ हम पॉइंट से डबल जीरो ऊपर रख देंगे 2000 में, तो हो जाएगा कहीं दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 2 लाख हो जाएगा। अब इसे आप काटेंगे, अगर आप इसे काटेंगे तो देखिए एक लाख में 1 लाख बार में कट जाएगा, और यहाँ 326 163। तो आप इसका अब उत्तर सॉल्व कर सकते हैं। इसका उत्तर देखा जा सकता है, तो इसका उत्तर आ जाएगा दशमलव में 613.49 पारसेक। 613.49 613.49 पारसेक। ठीक है, तो आप यहाँ तक समझ पाए होंगे अच्छी तरह से। अब आगे नेक्स्ट प्रश्न में बढ़ते हैं।
चलिए अब आ जाते हैं त्वरण। अब बात कर लेते हैं त्वरण की। तो त्वरण क्या होता है? तो त्वरण बराबर होता है आपका वेग में परिवर्तन बटा समय। वेग में परिवर्तन बटा समय होता है। तो त्वरण बराबर होता है वेग में परिवर्तन बटा समय। ठीक है। तो जिसे त्वरण को क्या कहते हैं? एक्सेलरेशन, ए से सूचित करते हैं। तो त्वरण बराबर फॉर्मूला होता है v माइनस यू बटा टी। अब आप यहाँ पूछेंगे ए क्या है? तो ए तो आपको हमने बता दिया, ए एक्सेलरेशन यानी त्वरण है। अब यहाँ जान लेंगे भी क्या है भाई? तो भी अंतिम वेग है। भी क्या है? अंतिम वेग है। और u क्या है? तो u प्रारंभिक वेग है। तो आप यहाँ से नोटिस कर ले लेंगे। तो अब आगे अब प्रश्नों पे आते हैं। अब v क्या है? अंतिम वेग है। u क्या है? प्रारंभिक वेग है। ठीक है। अब प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न आ जाता है, कोई ट्रेन 200 मीटर प्रति सेकंड के वेग से गतिमान है। मतलब इसका प्रारंभिक वेग u बराबर कितना है आपका? तो u बराबर 200 मीटर प्रति सेकंड है। ठीक है। और इसके बाद 50 सेकंड के बाद यहाँ समय आपका दे दिया है। अचानक ब्रेक मारने से, तो अचानक अगर ब्रेक मारेगा तो v बराबर तो 0 हो जाएगा, अंतिम वेग। ठीक है। यहाँ ध्यान दे, यहाँ ध्यान से रखेंगे। अब यहाँ पूछा है उसका त्वरण यानी a का मान पूछा है। तो आप यहाँ ध्यान से गौर करेंगे तो आप यहाँ पाएंगे हमने यहाँ लिख दिया है a बराबर आपका पूछा है v कितना है? अंतिम वेग 0। u कितना है? गतिमान कितना से था? 200 मीटर प्रति सेकंड। टाइम कितना दिया? 50 सेकंड। आइए अब इसका कैलकुलेशन करते हैं। अब बात करते हैं a बराबर आपका फॉर्मूला हमने आपको क्या बताया? तो a बराबर हमने आपको बताया v माइनस यू बाई टी। ठीक है। चलिए अब यहाँ बैठा देंगे यहाँ से जो मान दिया है। तो यहाँ v बराबर कितना है? 0। u बराबर कितना है? 200। टाइम बराबर कितना है? 50। चलिए तो अब यहाँ कैलकुलेशन करेंगे तो माइनस a बराबर -200/50। अब इसे काट देंगे तो -4 मीटर प्रति सेकंड आ जाएगा। -4 मीटर प्रति सेकंड आ जाएगा। ये नोट में यहाँ ध्यान रखेंगे कि अगर निगेटिव में है तो समझिएगा कि मंदन दिखाता है। ये क्या दिखाता है? मंदन दिखाता है। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, दूसरे प्रश्नों पे ध्यान देते हैं। अब नेक्स्ट प्रश्न है आपका, उस वाहन का त्वरण क्या होगा? उस वाहन का त्वरण क्या होगा जो एक समान वेग से गतिमान है? एक समान वेग से क्या है? गतिमान है। तो उस वाहन का त्वरण क्या होगा? उस वाहन का त्वरण क्या होगा? उस वाहन का त्वरण क्या होगा जो एक समान वेग से गतिमान है? तो आपका ऑप्शन ए धनात्मक, बी ऋणात्मक, सी शून्य, डी कोई नहीं। तो अगर आपसे प्रश्न पूछता है कि एक समान वेग हो तो यहाँ आप देख सकते हैं एक समान वेग तो शून्य। उत्तर क्या होगा? शून्य। उसका त्वरण का मान क्या होगा? शून्य। जब एक समान वेग हो तो वाहन यानी त्वरण का मान शून्य होता है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। आगे बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका आ जाता है, एक ट्रक 500 मीटर प्रति सेकंड के वेग से चला। एक ट्रक जो है यानी इसका v का मान, u का मान क्या है आपका? तो प्रारंभिक वेग कितना है?
500 मीटर प्रति सेकंड। यू बराबर कितना है 500। 500 एक ट्रक 500 मीटर प्रति सेकंड के वेग से 500 मीटर से प्रति सेकंड के वेग से चला और 10 मिनट के बाद 1300 मीटर प्रति सेकंड वेग हो गया, तो इसका आप त्वरण क्या होगा। तो आप यहाँ से फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो आप यहाँ ध्यान रखेंगे तो आपका एक्सेलरेशन यानी ए बराबर भी का मान कितना है। भी यानी क्या होता है अंतिम वेग। अंतिम वेग कितना है 1300 माइनस यू कितना है प्रारंभिक वेग 500 बटा टाइम आपका कितना है 10 मिनट। अच्छा अब 10 मिनट दिया है और यहाँ होता है टाइम कितना सेकंड में, मीटर प्रति सेकंड है ना। तो आप इससे सेकंड में बदलने के लिए क्या करेंगे 60 से गुना करेंगे। अब 60 से गुना करेंगे तो मिनट से सेकंड में आएगा। किस में आएगा मिनट से सेकंड में आएगा। किस में आ जाएगा मिनट से सेकंड में। ठीक है चलिए अब इसका कैलकुलेशन कर लेते हैं। अब यहाँ काट लेते हैं इसका सॉल्यूशन। 0 और 0, 0 से 0 ख़त्म। यहाँ आपको यहाँ माइनस करके कितना आ जाएगा 800 बटा 10 गुना 60। डबल जीरो से डबल जीरो आप यहाँ ख़त्म कर लेंगे तो आपका बच जाएगा 8/6। देखिए आपके यहाँ कैलकुलेशन है तो 8/6। 8/6 को फिर से काट देंगे पुनः 4/3। अब 4/3 को मैं 4/3 का मान यहाँ भाग देने के बाद यहाँ आपका 1.33 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है तो यहाँ से इस प्रश्न का आपका उत्तर सॉल्व होता है। अब आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट प्रश्न में। अब आगे बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका एक कार है जो 20 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर से 1 घंटे तक गतिशील है। जब कार प्रस्थान किया तब उसका वेग 160 मीटर प्रति सेकंड था। तो उसका अंतिम वेग पूछा है यानी भी बराबर आपका पूछा गया है। तो पहले आपका भी बराबर यहाँ पूछा गया है तो यहाँ देख लेंगे। भी बराबर हम आपको बताते हैं। अगर आप समझ रहे हैं तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। चलिए तो आप यहाँ से देख सकते हैं। चलिए अब बनाना प्रारंभ करते हैं हम। अब यहाँ ए बराबर लिख सकते हैं। ए बराबर भी माइनस यू बटा टी। क्या दिया है यहाँ पे मान बैठा देते हैं। यहाँ आपको पता होना चाहिए यहाँ स्क्वायर यानी 20 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर यानी आपका त्वरण का मान दिया जा चुका है तो 20। अब आपका भी बराबर पूछा गया है। आपका अंतिम वेग पूछा गया है। यू कितना है 160 है और टाइम बराबर 60। क्योंकि यहाँ देखेंगे तो घंटा में है तो इसको आप प्रति सेकंड में करना होगा तो 60 गुना 60 यानी 3600 सेकंड करना होगा। चलिए अब नेक्स्ट कैलकुलेशन फिर करते हैं पुनः। अब इसका कैलकुलेशन करते हैं आगे। अब इसका कैलकुलेशन करने के बाद यहाँ देख सकते हैं यहाँ हो जाएगा आपका 36 में 20 से गुना करेंगे तो 72,000 बराबर भी माइनस 160। अब भी बराबर करेंगे तो आपका आ जाएगा 72,160। 72,160। अब यहाँ आप एक चीज़ और गौर करेंगे।
तो इसका उत्तर आप ध्यान रख लेंगे, इसका उत्तर हो जाएगा 72,160, 72,160। अगर आपका किलोमीटर में पूछता तो यहाँ आपका साइड में बना दिया गया है। किलोमीटर से मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से कैलकुलेट करते हैं, और मीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर में लाने के लिए 18/5 से करते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। चलिए अब आगे है, आगे आपका प्रश्न बनता है फोर्स बराबर मास, मास इनटू एक्सेलरेशन। फोर्स बराबर हो जाता है मास इनटू एक्सेलरेशन। तो आप यहाँ देख सकते हैं एफ बराबर एम, यानी एम क्या है, मास, और ए बराबर आपको हमने फॉर्मूला बताया, एक्सेलरेशन बराबर होता है v माइनस यू बटा टी। तो यहाँ बैठा सकते हैं कि नहीं बैठा सकते हैं, बैठा सकते हैं बिल्कुल। चलिए तो अब आपका प्रश्न अब शुरुआत होता है, प्रश्नों की बात कर लेते हैं। तो यदि द्रव्यमान यानी मास 2 kg है, जिस पर 12 न्यूटन का बल लगा रहे हैं, 12 न्यूटन का क्या लग रहा है आपका, तो 12 न्यूटन का बल कार्य कर रहा है। तो आपका पूछा है v माइनस यू बटा टी, यानी एक्सेलरेशन ए का मान पूछा है। तो आप यहाँ बैठा देंगे जो जो पूछा है जैसे जैसे, ठीक है, जो जो जैसे जैसे पूछा है वैसे वैसे आप यहाँ बैठा देंगे। ठीक है, चलिए तो आपका प्रश्न में बनता है, जो जो जैसे जैसे बनता है प्रश्न वैसे वैसे हम आपको बता रहे हैं। चलिए इसका कैलकुलेशन करेंगे। तो यदि द्रव्यमान 2 kg है, जिस पर 12 न्यूटन का बल कार्य कर रहा है, तो v माइनस यू बराबर बटा टी क्या होगा, यानी एक्सेलरेशन बराबर पूछा है। तो आप यहाँ सीधा सी बैठा देंगे, एफ बराबर एम इंटू वी माइनस यू बटा टी। एफ कितना दिया है, 12 न्यूटन, मास कितना दिया है, 2, भी माइनस यू बटा टी, 2 से काट देंगे, 6×2 = 12। आपका आंसर भी माइनस यू बराबर, भी माइनस यू बटा टी बराबर 6 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर आ जाएगा आपका उत्तर। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट आ जाते हैं, नेक्स्ट संवेग। आप संवेग बराबर शायद पढ़े होंगे, तो संवेग बराबर की बात कर लेते हैं हम लोग आज। संवेग बराबर, संवेग को किससे सूचित करते हैं, पी से। संवेग को कैसे सूचित करते हैं, पी से। ठीक है, संवेग को कैसे सूचित करते हैं, पी से। संवेग, संवेग बराबर होता क्या है, तो संवेग बराबर होता क्या है आप यहाँ ध्यान से सुनते जाएंगे। तो संवेग बराबर होता है संवेग सहिति, सहिति यानी द्रव्यमान। तो द्रव्यमान, द्रव्यमान, द्रव्यमान यानी एम इंटू भी, एम 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 इंटू भी, संवेग बराबर पी बराबर एम इंटू भी। ठीक है, भी यानी वेग। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। चलिए पी बराबर एम बाई भी, पी बराबर क्या होता है, संवेग बराबर क्या होता है, एम बाई भी। तो आप यहाँ गौर किए होंगे, हमने आपको काइनेटिक एनर्जी में बताया था इसके पहले वाले वीडियो में। काइनेटिक एनर्जी बराबर आपको बताया क्या था, हम आपको क्या बताए थे, तो आपको बताए थे पी स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर बटा 2m, पी स्क्वायर बाई 2m, पी स्क्वायर बाई 2m। चलिए अब इसे तोड़ तोड़ कर अब आइए जानते हैं। तो आप यहाँ देखेंगे कि काइनेटिक एनर्जी बराबर हमने आपको बताया था हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर। ठीक है,
हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे गौर करेंगे, या फिर हमने आपको ये भी बताया था एम वी स्क्वायर बाई 2, ठीक है, वही चीज़ यहाँ लिखा हुआ है। तो हमने आप यहाँ पे क्या किया है, अच्छा एम एम गुना, जब भी स्क्वायर है तो हम भी गुना भी नहीं लिख सकते हैं, ज़रूर लिख सकते हैं, बटा 2। चलिए यहाँ तक आप समझ चुके होंगे। अब यहाँ हमने आपको संवेग बराबर बताया एम बाई वी, संवेग बराबर क्या बताया, एम बाई वी, ठीक है। तो हम यहाँ एम बाई वी को हम यहाँ पे पी नहीं लिख सकते हैं, एम बाई वी, एम इंटू वी बराबर हम एम इंटू वी के जगह पी नहीं लिख सकते हैं, ज़रूर लिख सकते हैं। तो हमने यहाँ लिख दिया पी, अब बचा क्या, भी बटा 2, यहाँ सेम वही चीज़ लिखा हुआ है। चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं। अब यहाँ पे पी इंटू एम, ऊपर नीचे एम से गुना करके ही तो क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं, कट ही जाएगा। तो अगर हम पी इंटू एम भी बटा 2m लिखते हैं, तो आपको फिर यहाँ बता दें कि एम भी बराबर पी लिख देंगे तो क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। तो पी इंटू पी बटा 2m, अब यहाँ पे पी स्क्वायर लिख देंगे तो कोई दिक्कत है नहीं, 2m, ठीक है। चलिए अब यहाँ से आपका प्रश्न सॉल्व होना चालू हो जाएगा। यही फार्मूला से हम आपको बताएंगे पी स्क्वायर बाई 2m। चलिए अब आपका प्रश्न आ जाता है पहला पहला प्रश्न आ जाता है आपका कि किसी वस्तु का द्रव्यमान 2 kg है, कितना kg है, 2 kg है, जिसमें 4 जूल से गतिज ऊर्जा निहित है, तो उसका संवेग क्या होगा। तो हमने आपको गतिज ऊर्जा निहित है, तो हमने आपको के ई बराबर पी स्क्वायर बटा 2m बताया। अब आपका 4 जूल से गतिज ऊर्जा कितना है, 4, काइनेटिक एनर्जी 4 है, ठीक है। चलिए काइनेटिक एनर्जी 4 है, ठीक है। अब ये आपका यहाँ पूछा क्या है, तो आप यहाँ ध्यान रखेंगे काइनेटिक एनर्जी कितना दिया है, 4 जूल, और इसके बाद मास कितना दिया है, और पूछा क्या है आपका संवेग, पूछा क्या है संवेग। तो पी स्क्वायर हम यहाँ लिख देते हैं, और 2 गुना मास कितना है, 2 kg, तो 2। अब यहाँ पे तिरछे गुना कर लेते हैं, तो आपका तिरछे गुना करेंगे तो पी स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 16। तो अगर आप इसको पी स्क्वायर को इधर ले जाएंगे तो रूट से इधर निकालेंगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 4। तो इसका उत्तर हो जाएगा 4 kg मीटर प्रति सेकेंड, जो कि यहाँ उत्तर आपका दिया हुआ है, ठीक है। तो आप यहाँ से ध्यान रखेंगे। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्नों की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है किसी वस्तु का संवेग, आपका यहाँ p बराबर यहाँ मान दिया जा चुका है, तो किसी वस्तु का संवेग जो है 12√7 kg मीटर पर सेकेंड है, और इसका द्रव्यमान 700 ग्राम है, 700 ग्राम में दिया है, यहाँ आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो आप यहाँ से, तो इसका गतिज ऊर्जा क्या होगा, इसका गतिज ऊर्जा निकालेंगे आप, तो इसका गतिज ऊर्जा, अब आइए इसे जानते हैं। चलिए अब यहाँ बात करते हैं, यहाँ फिर से वही फॉर्मूला लगा देंगे, पी काइनेटिक एनर्जी बराबर पी स्क्वायर बटा 2m। पी स्क्वायर आपका कितना दिया है, 12√7, तो 12√7 हम लिख देंगे यहाँ, 12√7 का स्क्वायर बटा कितना लिख देंगे, तो बटा 2
कितना दिया है 700 ग्राम। अगर आप यहाँ 700 को 700 बटा किलो में अगर बदलेंगे, 700 को अगर यहाँ पे किलो में आप बदलेंगे तो आप यहाँ गौर करेंगे 700 बटा 1000 आप लिखेंगे ना, डबल जीरो से डबल जीरो ख़त्म, 7 बटा कितना आ गया 10 आ गया। ठीक है, तो 7 यहाँ लिख देते हैं, ऊपर 10 कर देंगे। ठीक है, ऊपर 10 कर देंगे, 7 लिखा गया यहाँ। चलिए तो ध्यान देंगे, यहाँ पे 10 लिख देंगे, 10 लिख देंगे। अब कैलकुलेशन आइए करते हैं। तो अगर हम यहाँ पे देखा जाए तो 12 12 तो आप यहाँ सीधा सी बात है, यहाँ ऑब्वियसली देखा जाए तो हमने 12 का स्क्वायर हो गया तो 144 यहाँ लिख दिए, गुना रूट से स्क्वायर से रूट ख़त्म हुआ तो यहाँ 7 लिख देंगे, बटा आपका कितना था तो 2m होता है ना, तो 2 गुना 7 लिख देंगे, और बटा 10 था तो ये ऊपर चला जाएगा तो 10 यहाँ लिखा जाएगा। ठीक है, चलिए अब काट दीजिए इसे, 7 से 7 ख़त्म हो गया आपका, 2 से 5 दूना 10 ख़त्म हो गया। अब यहाँ पे गुना कर लीजिए, 144 गुना 144 गुना 5, 5 चौको 20, 2 5 चौके 20, 2 22, हाथ में 2, 5 2 7, यानी 720 जूल आपका उत्तर आता है। ठीक है, चलिए अब आगे बात कर लेते हैं अगला प्रश्न में। अगला प्रश्न की बात कर लेते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, अगर कोई वाहन जो है 220, अगर कोई वाहन 220 केजी जूल 220 केजी जूल गतिज ऊर्जा से गतिमान है, जिसका द्रव्यमान 1 क्विंटल है, तो उसका संवेग की मात्रा क्या है। तो आइए जानते हैं इसे। यहाँ लिख देंगे काइनेटिक एनर्जी बराबर आपका फॉर्मूला हो जाता है p² बटा 2m। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी कितना दिया है, तो काइनेटिक एनर्जी कितना दिया है 220 केजी जूल, केजी में दिया है 220 केजी, तो आप इसे 220 को लिख सकते हैं 220 और 1000 से गुना करना होगा। और इसके बाद पूछा क्या है संवेग, तो p² का p² लिख देंगे, 2m का मान कितना दिया है 100 केजी, 100 केजी। ठीक है, चलिए अब यहाँ से आप कैलकुलेशन कर देंगे। अब यदि आप यहाँ से कैलकुलेशन करते हैं तो p² बराबर हो जाता है 22 दूना 44, यहाँ देख सकते हैं, तो 44 कितना जीरो हो जाएगा 6 जीरो, 2 3 4 5 6। अब p² से यहाँ इधर हम रूट नहीं चढ़ा सकते हैं, चढ़ा सकते हैं ना, तो अगर आप यहाँ रूट चढ़ाएंगे तो देख सकते हैं, यहाँ कैलकुलेशन ही बताते हैं आपको, p² बराबर 44 पे 6 जीरो, इसके बाद p बराबर इधर रूट चढ़ गया, तो हम इसको 44 को 4 गुना 11 लिख देंगे, तो क्या दिक्कत होगा, कोई दिक्कत नहीं है, और बाकी 1 लाख यहाँ लिखा गया। ठीक है, अब इसे रूट से बाहर निकालिए, तो 4 के बदले 2 इधर निकल गया, और 6 जीरो है तो 3 जीरो इधर निकल गया, 1000, तो इसका उत्तर हो जाएगा 2000 रूट 11 किलोमीटर केजी मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो आप यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे बात कर लेते हैं, अगर किसी मशीन का कुल यांत्रिक ऊर्जा
अगर किसी मशीन का कुल यांत्रिक ऊर्जा 100 केजी जूल है एवं उसकी स्थितिज ऊर्जा 5000 जूल है तो उसका गतिज ऊर्जा क्या होगा। तो आप यहाँ देख सकते हैं फॉर्मूला है आपका, यांत्रिक ऊर्जा बराबर काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, यानी गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, तो आपका यहाँ प्रश्न बनता है, यहाँ बैठा देंगे तो यांत्रिक ऊर्जा बराबर होता है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। यांत्रिक ऊर्जा आपका कितना दिया है, यांत्रिक ऊर्जा आपका दिया है 100 केजी जूल। तो 100 और 1000 से गुना कर लेंगे। ठीक है, 1000 से गुना कर लेंगे तो हो जाएगा। और इसके बाद पूछा क्या है आपका गतिज ऊर्जा यानी काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी को ऐसे ही के ई लिख देते हैं। और पोटेंशियल एनर्जी कितना दिया है 500 जूल। ठीक है, तो आपका आंसर आपका आ जाएगा 100 गुना 1000 करेंगे तो आपका आ जाएगा 1,00,000। 1,00,000 में ई प्लस 5000 इधर जाएगा तो -5, तो 1,00,000 में 5000 घट जाएगा तो काइनेटिक एनर्जी बराबर आपका उत्तर आ जाएगा 95,000 जूल। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट प्रश्नों में। समझ में आ रहा है ना। उस निकाय का यांत्रिक ऊर्जा क्या होगा, यानी आपका यांत्रिक ऊर्जा पूछा है। उस निकाय का यांत्रिक ऊर्जा क्या होगा जिसका गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योगफल कितना दिया है 746 केजी जूल। तो आप यहाँ बैठा देंगे यांत्रिक ऊर्जा बराबर काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी जोड़ के कितना दिया है 746 केजी जूल दिया है। तो ये तो उत्तर सेम ही उसी में उत्तर छिपा था आपका, यांत्रिक ऊर्जा बराबर 746 केजी जूल। ये तो आसान प्रश्न था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, अगर स्थितिज ऊर्जा का मान 0.02 केजी जूल है, अगर स्थितिज ऊर्जा का मान 0.02 केजी जूल है और यांत्रिक ऊर्जा का मान 2 केजी है तो गतिज ऊर्जा का मान ज्ञात करें। काइनेटिक एनर्जी का मान क्या होगा। तो यांत्रिक ऊर्जा बराबर काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। यांत्रिक ऊर्जा कितना दिया है 2 केजी, केजी को 1000 से गुना कर देंगे। ठीक है, और पूछा क्या है काइनेटिक एनर्जी लिख देंगे और इसके बाद 0.02 जूल। तो 0.02 के बदले परसेंट से पॉइंट को हटाएंगे तो नीचे 100 आ जाएगा और 1000 से गुना कर देंगे तो 2 0 से 2 0 ख़त्म हो जाएगा आपका। तो आपका इस उत्तर 2000 में से 20 घटेगा तो 1980 जूल में आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट प्रश्नों में बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न है, अगर किसी वस्तु के संवेग को आधा कर दिया जाए, किसी वस्तु के संवेग को आधा कर दिया जाए तो इसका गतिज ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ जाएगा। तो कुछ नहीं करना है, इसका आधा कर दिया जाए और इसका क्या करना है, इसका स्क्वायर कर देना है। इसका स्क्वायर यहाँ हम 4 लिख दिए हैं, 4 नहीं होगा, स्क्वायर यहाँ कर देंगे, यहाँ पी स्क्वायर है तो हाफ आधा करके स्क्वायर कर देंगे तो इसका उत्तर हो जाएगा 1/4 यानी 1/4। क्या आ जाएगा 1/4। ठीक है, इसका उत्तर 1/4 आ जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं, अगला प्रश्न में बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न है, अगर किसी वस्तु का द्रव्यमान 4 केजी है, अगर किसी वस्तु का मान कितना है 4 केजी, अगर किसी वस्तु का द्रव्यमान जो है 4 केजी है एवं उसका वेग जो है 2 मीटर प्रति सेकंड 2 मीटर प्रति सेकंड है तो स्थितिज ऊर्जा का मान कितना होगा यदि यांत्रिक ऊर्जा 8 जूल है। तो देखिए आपका यहाँ प्रश्न बनता है, यांत्रिक ऊर्जा बराबर फॉर्मूला होता है
काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। यांत्रिक ऊर्जा कितना दिया है? 8 जूल। जूल में दिया है, कुछ चेंज नहीं करना है। और इसके बाद आपका यहाँ थोड़ा सा कैलकुलेशन है, देख सकते हैं। तो यांत्रिक ऊर्जा का मान कितना दिया है? 8 जूल। काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या हम हाफ एम बी स्क्वायर नहीं लिख सकते हैं? जरूर लिख सकते हैं। काइनेटिक एनर्जी बराबर हमने आपको पढ़ाया है हाफ एम बी स्क्वायर, इसकी जगह हम नहीं लिख सकते हैं? जरूर लिख सकते हैं, ठीक है। और इसका वेग कितना है? इसका वेग हाफ की जगह हाफ लिख दिए। काइनेटिक एनर्जी वाला पूछा आपका क्या है? तो स्थितिज ऊर्जा यानी पोटेंशियल एनर्जी आपका पूछा गया है, ठीक है। तो हाफ यहाँ लिख दिए। काइनेटिक एनर्जी बराबर फॉर्मूला होता है हाफ एम बी स्क्वायर, हाफ लिख दिए। एम मास कितना दिया है? द्रव्यमान यहाँ देख सकते हैं 4 दिया गया है, 4 लिख दिए। हाफ इंटू 4। इसके बाद भी स्क्वायर, वेग यहाँ कितना दिया है? वेग 2 मीटर प्रति सेकंड, तो हम यहाँ नहीं लिख सकते हैं। हाफ इंटू 4 आपका मास दिया है। वेग कितना दिया है? 2 गुना 2, तो लिख सकते, यहाँ 2 से 2 कट जाएगा, हो जाएगा 8। चलिए अब यहाँ पे देख सकते हैं 8 ये पूरा हो गया और 8 यहाँ गया। 8 में 8 जाएगा तो शून्य ना बचेगा, जीरो ही ना बचेगा। तो पोटेंशियल एनर्जी बराबर कितना हो जाएगा? 0, ठीक है। ध्यान देंगे, पोटेंशियल एनर्जी बराबर 0 हो जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं, अगला बात कर लेते हैं। अगला है कार्य करने की क्षमता क्या कहलाता है? ऊर्जा। कार्य करने की क्षमता क्या कहलाता है? ऊर्जा। कार्य करने की क्षमता क्या कहलाता है? ऊर्जा कहलाता है, ठीक है। 1 जूल बराबर कितना होता है? 1 जूल बराबर 10 के पावर 7 अर्ग होता है। 1 जूल बराबर 10 के पावर 7 अर्ग होता है। 1 जूल बराबर 10 के पावर 7 अर्ग होता है, ठीक है। जूल क्या है? एसआई मात्रक है। अर्ग क्या है? सीजीएस मात्रक है। जूल क्या है? एसआई मात्रक है। अर्ग क्या है? सीजीएस मात्रक है। क्या है? सीजीएस मात्रक है, ठीक है। चलिए तो अब आ जाते हैं, अब प्रश्नों पे बात कर लेते हैं। अब प्रश्न आ जाता है, यदि गतिज ऊर्जा 3 गुना 10 के पावर 21 अर्ग है, यदि गतिज ऊर्जा 3 गुना 10 के पावर 21 अर्ग है, तो उसका मान किलो जूल में क्या होगा? उसका मान किलो जूल में क्या होगा? चलिए तो यहाँ देख सकते हैं, हमने आपको बताया 1 जूल बराबर 10 के पावर 7 अर्ग होता है। 1 जूल बराबर 10 के पावर 7 अर्ग होता है, ठीक है। तो लिख सकते हैं यहाँ प्रश्न में क्या दिया है? गतिज ऊर्जा 3 गुना 10 के पावर कितना है? 21 है, बटा 1 जूल बराबर कितना होता है? 10 के पावर 7 अर्ग लिख सकते हैं, 10 के पावर 7 अर्ग लिख सकते हैं, ठीक है। 10 के पावर 7 अर्ग लिख सकते हैं। चलिए देख सकते हैं 3 गुना 10 के पावर 21 दिया है, और बल्टा में लिख सकते हैं 10 के पावर 7, और फिर यहाँ 10 के पावर 3 लिखेंगे। क्यों? क्योंकि जूल से बदलाव करना है किलो में, तो किलो में बदलने के लिए 1000, 1000 को क्या हम 10 के पावर 3 नहीं लिख सकते हैं? घात में लिख सकते हैं ना, बस वही चीज़ लिखा गया है यहाँ। तो देखिए 10 के पावर 7 और 10 के पावर 3 कितना होगा? तो गुना में पावर जुड़ता है, ये आपको पता होना चाहिए। तो 10 के पावर कितना हो जाएगा? 10। 10 के पावर 10 है, यहाँ 21 है, काटेंगे तो कितना बचेगा? तो 3 गुना 10 के पावर 11 जूल आपका उत्तर, ठीक है। चलिए समझ में आया ना। अगला प्रश्न में बात करते हैं। अगला प्रश्न है 2.25 इंटू 10 के पावर 25, यानी 2.25 गुना 10 के पावर 25 अर्ग का मान किलो जूल में क्या होगा? सेम सी बात है, यहाँ लिख सकते हैं। तो यहाँ लिख सकते हैं 2 इंटू 2 नहीं 2
दो 5 गुना 10 के पावर कितना दिया प्रश्न में 25 किलो जूल में आपका प्रश्न पूछा गया है। 10 के पावर 7 ये फॉर्मूला होता है, ये मान होता है। और 1000 है तो 10 के पावर 3 हम नहीं लिख सकते हैं। तो अगर हम यहाँ काटेंगे 7 3 10 काट देंगे तो 2.25 इंटू 10 के पावर 15 केजी जूल आपका उत्तर आ जाएगा। आसान है, आप देखते जाएंगे। अब आगे बढ़ते हैं। 5 जूल का मान अर्घ्य में क्या होगा? 5 जूल का मान अर्घ्य में क्या होगा? तो बस सीधा सी उत्तर है 5 गुना 10 के पावर 7। उत्तर अर्घ्य में ही तो पूछा है, जूल से अर्घ्य में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका। यदि किसी यंत्र का यांत्रिक ऊर्जा 10 गुना 10 के पावर 10 अर्घ है, 10 गुना 10 के पावर 10 अर्घ है, तो इसका स्थितिज ऊर्जा क्या होगा? जिसका गतिज ऊर्जा 25 गुना 10 के पावर 7 है, तो जूल में ज्ञात करें। प्रश्न को समझेंगे। यदि किसी यंत्र का यांत्रिक ऊर्जा कितना दिया है? 10 गुना 10 के पावर 10 अर्घ है, 10 गुना 10 के पावर 10 अर्घ है। ठीक है, और स्थितिज ऊर्जा पूछा है आपका, स्थितिज ऊर्जा पोटेंशियल एनर्जी पूछा गया है। ठीक है, और इसके बाद गतिज ऊर्जा का मान कितना दिया है? 25 गुना 10 के पावर 7 है। ठीक है, तो जूल में इसका उत्तर, तो हम यहाँ एम ई यानी पोटेंशियल एनर्जी बराबर कह सकते हैं। तो क्या होता है? तो 10 इंटू 10 के पावर कितना है? 10 10 इंटू 10 के पावर 10 है। देखिए यहाँ ये थोड़ा सा लॉन्ग में है, हमने यहाँ शॉर्ट में बताने का प्रयास किया है। यहाँ आप देख सकते हैं, कुछ नहीं करना है। यांत्रिक ऊर्जा बराबर क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। यांत्रिक कितना मान दिया है? देखिए सीधा सी बात है, यहाँ से आप समझेंगे ज़्यादा अच्छे से। देखेंगे यांत्रिक ऊर्जा का मान कितना दिया है? 10 गुना 10 के पावर 10। अच्छा, हम ये जो 10 है इसको यहाँ से गुना कर देंगे तो क्या 10 के पावर 11 नहीं हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा आपका। फिर इसके बाद गतिज ऊर्जा कितना दिया है? काइनेटिक एनर्जी कितना दिया है? 25 गुना 10 के पावर 7। पूछा क्या है? पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो यहाँ 10 के पावर 11 है, 10 के पावर 11 है, 10 के पावर वहाँ 11 है। तो बताएंगे 10 के पावर 11 में 10 के पावर 7 से काटेंगे तो कितना बच जाएगा? 10 के पावर तो 4 बच जाएगा ना। अब 10 के पावर 4 को 10 के पावर 4 को अगर गुना कर तोड़ देंगे इसको, तो 10 गुना 10 गुना 10 गुना 10 गुना 10, ये 4 बार करेंगे तो कितना आ जाएगा? 10,000। 10,000 में माइनस यहाँ 25 कर देंगे तो क्या आपका उत्तर आसानी से 99,975 आपका उत्तर नहीं आया? आ गया ना, बस वही चीज़ है। तो यहाँ कुछ नहीं किया गया। एम ई बराबर 10 गुना 10 के पावर 10 है, और यहाँ 10 के पावर 10 है, यहाँ 10 के पावर 7 से काटा गया तो बच गया 10 के पावर यहाँ 10 भी यहाँ कर देंगे तो 10 के पावर 4 बराबर कितना होता है? 10,000 जूल। 10 को 4 बार गुना करेंगे तो 10,000 आएगा ना, 10,000। काइनेटिक एनर्जी कितना दिया है? 25 गुना 10 के पावर 7 अर्घ। ठीक है, तो अगर आपको 10 के पावर 7 में 10 के पावर 7 से गुण काट देंगे तो कितना बचेगा? 25 ही ना केवल बचेगा। ठीक है, तो 25 जूल। अब यहाँ पे सीधा से उत्तर कर सकते हैं 10,000 माइनस 25, तो आपका उत्तर आ जाएगा 99,175। ठीक है, तो आशा करते हैं आपको यह टॉपिक न्यूमेरिकल का सेकंड पार्ट है,
तो आप इसे ध्यान से पढ़ेंगे और सुनेंगे। तो आज का टॉपिक हम लोगों को यहीं तक रखते हैं, और भी आगे जो भी न्यूमेरिकल आएंगे ग्रुप डी के लिए सब बताने का प्रयास करेंगे। तो आज का टॉपिक सेशन यहीं तक रखते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।